हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी का सबसे ताज़ा न्यूज़ जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, तालिबान। तो तालिबान को जानने से पहले मैंने ये 4 पॉइंट्स रखे हैं जो आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, तालिबानी कौन है? वो कौन लड़ाका है जो तालिबानी है, और तालिबानी क्यों कहलाता है? दूसरा, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिरकार क्या उन्हें मजबूर कर रहा है ऐसा करने के लिए? वह क्यों ना जो संयमित रूप से चल रही सरकार है उसको चलने दे रही है? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं बिंदु, उनको पैसा कौन दे रहा है? अगर वो हमेशा लड़ाइयों में विश्वास रखते हैं, हमेशा लड़ाई ही करते हैं, तो आखिरकार उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन उन्हें फंड दे रहा है? कौन उनकी सहायता कर रहा है? और चौथा बिंदु हम जानेंगे, वो आखिरकार अस्तित्व में कब आए। इन सब चारों पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं आगे के स्लाइड में। तालिबान को समझने से पहले थोड़ा हम उसके इतिहास को वहाँ के इतिहास को हमें जानना ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान का जो इतिहास रहा है, अभी विश्व में अमेरिका और चीन के बीच तनातनी दिखती है, परंतु पहले सोवियत संघ, जो भी बहुत सारे 14 देशों में टूट चुका है, अभी रसिया कह सकते हैं सबसे बड़ा देश है सोवियत संघ का। तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक कह सकते हैं कोल्ड वॉर टाइप का, कि हम डायरेक्ट लड़ाई नहीं करेंगे, परंतु हम किसी और तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को। तो रूस बहुत सारी परियोजनाएं लेकर अफ़गानिस्तान में आया था। बहुत सारे वेस्टर्नाइजेशन कल्चर, वहाँ पे कॉलेज बनाना, रोड बनाना, वहाँ के लोगों को अच्छा खासा ज़िंदगी व्यतीत कर सकें, ताकि उसके लिए रूस बहुत सारी परियोजनाएं लेकर आया था। रूस ऐसा इसलिए भी चाह रहा था क्योंकि रूस में कम्युनिस्ट की सरकार चल रही थी उस समय, और वैसे भी अफ़गानिस्तान उतना ज़्यादा विकसित देश नहीं था। उतना ज़्यादा क्या कह सकते हैं, विकास के नाम पर वहाँ कुछ था ही नहीं। वो पहाड़ पठार पे है, सिर्फ वहाँ पे खाने के नाम पे सिर्फ वहाँ पे सूखा फल और वही बकरी और ऊँट के दूध बोल सकते हैं लोग खाते हैं वहाँ पे। एक तरह से कह सकते हैं कि सब्जी, घास फूस, दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है वहाँ से। तो विकास के परियोजनाओं को लेकर सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान से संपर्क किया और वहाँ पे बहुत सारी परियोजनाएं लेकर आया। अमेरिका को इसी में फ़ायदा दिखा कि अगर किसी तरह हम अफ़गानिस्तान के लोगों को रूस के खिलाफ अगर भड़का दें तो शायद थोड़ा उनका मन ठंडा हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच कोल्ड वॉर जो चल रहा था। 1979 में जब रूस ने चाहा कि वहाँ पे भी कम्युनिस्ट की सरकार बन जाए, तो वहाँ के लोगों को समझ में आ गया कि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर अपनी थिंकिंग थोप रहा है। उनका जो सोच है वो हमको अपने ऊपर थोप रहा है कि तुम भी ऐसा ही करो। तो वहाँ के जो लोग थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया ये चीज़, और उन्होंने सोवियत संघ के जो भी फोर्सेस थे उनके विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़नी शुरू कर दी। आखिरकार सोवियत संघ को पीछे हटना पड़ा और 1989 में उसने अफ़गानिस्तान छोड़ दिया। तभी से कहा जाता है कि धीरे धीरे
जो आज तालिबान के नाम से फेमस है, धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगा। उस समय जो सोवियत संघ पीछे हटा था, कहते हैं उसे मुजाहिदीन कहते थे, उस ग्रुप का नाम मुजाहिदीन था। और अमेरिका के सहायता से ही उसने सोवियत संघ को हराया था, क्योंकि अमेरिका हर तरह की सहायता मुजाहिदीन को दे रहा था। सोवियत संघ के जाने के बाद लोगों में ये चर्चाएं होने लगी कि आखिरकार अफगानिस्तान पे अब राज कौन करेगा। बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप थे, मुजाहिदीन थी और पता नहीं बहुत सारे ग्रुप थे, वो अपने आप को अफगानिस्तान का भावी करता धरता घोषित करने लगे। बट इनके बीच कुछ बना नहीं और अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध चलता ही रहा। तब एक समूह आया, और कह सकते हैं लोगों का समूह आया जो अपने आप को तालिबानी कहते थे उस समय। उन्होंने लोगों से ये कहा कि हम अफगानिस्तान में एक भ्रष्टाचार मुक्त और मुस्लिम सरकार, पूर्णतः मुस्लिम सरकार देंगे। इससे लोगों में थोड़ा भरोसा बना और उन्होंने अफगानिस्तान को देश का अगला कर्ता धर्ता के रूप में स्वीकार किया। इस तरह से अफगानिस्तान पहली बार तालिबान के चपेट में आया। तीसरा बिंदु है, तालिबान ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, अफगानिस्तान में ऐसा क्यों कर रहा है, आखिरकार उसके साथ क्या हुआ जो उसे ये करने के लिए मजबूर करना पड़ा। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान में पहली बार 1996 में जब तालिबान की सरकार बनी, तो वो सरकार पूरे 5 साल चली, जो वहाँ के भी संविधान के अनुसार 5 साल ही चलाना है सरकार। अगर एक बार कोई चुनी हुई सरकार सत्ता में आती है तो उसे 5 साल सरकार चलानी है। 5 साल सरकार चलाने के बाद 1996 से 2001 तक, तब तक 2001 में एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसे आप लोग भी जानते होंगे, शायद नहीं जानते हैं तो वो था ओसामा बिन लादेन के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाना। हजारों लोगों की जानें गई। ओसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान में नहीं रहता था, पहले वो सऊदी अरब में रहता था। कुछ कारणवश वहाँ पे दबाव बढ़ने के कारण उसे सऊदी छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि सऊदी अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए नहीं करने देता है। वो सऊदी छोड़कर अफ़गानिस्तान चला गया। फिर उसने एक संगठन बनाया जिसे नाम दिया अल-कायदा। अल-कायदा को लादेन ने सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाया था कि अमेरिका में किसी तरह से अमेरिका से बदला लेना और अमेरिका में हमला करवाना है। आखिरकार उसने ऐसा कर भी दिया 2001 में, जब उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया। काफ़ी नुकसान हुआ अमेरिका को इससे, और अमेरिका बौखला गया इसके बाद, और उसने अल-कायदा को जड़ से उखाड़ने की ठानी। तब के अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कई हवाई हमले किए। उस इतना भयानक हवाई हमला था कि लोग भाग रहे थे इधर से उधर लोग भागे जा रहे हैं। यहाँ तक कि तालिबानियों को भी जगह नहीं मिल रहा था, अल-कायदा के लोगों को भी जगह नहीं मिल रहा था। जो कुछ बचे खुचे आतंकवादी थे उन सब ने भागकर पाकिस्तान में शरण ले लिया। अपने सरकार से 2001 में सरकार जब उनकी गिर गई, क्योंकि एक बार जब शरण ले लिया था पाकिस्तान में, तो जब अमेरिका ने हवाई हमले ख़त्म कर दिए, उसके बाद फिर वो अफ़गानिस्तान लौटे, माफ़ कीजिएगा। लेकिन अमेरिका को अभी भी ये भरोसा नहीं था कि अल-कायदा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है।
इसलिए अमेरिका ने अलकायदा को पूर्णतः ख़त्म करने के लिए इन्हीं बचे खुचे तालिबानी लड़ाकों को पैसे देने लगा और उन्हें इतना फंड करने लगा कि लोग क्यों अफ़गानिस्तान के सरकारी पुलिसकर्मी बनेंगे और उनके फोर्सेस में जाएंगे जब उनसे ज़्यादा पैसा तालिबान के लोगों को मिलता है, तालिबान के लड़ाकों को मिलता है। और दूसरी मजबूरी भी रहती थी कि अगर तालिबान ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनके परिवार के ऊपर आँच आ सकती है। ये भी कह सकते हैं डर के मारे भी बहुत युवाओं ने तालिबान में जाने का रास्ता चुना। फिर जद्दोजहद चलने लगी अफ़गानिस्तान के राजनीति में आने की। तालिबान अपना हिस्सा मांग रहे थे कि हमें भी हिस्सेदारी दी जाए सरकार में। आखिरकार हम भी तो पहले सरकार में चुनकर आए हैं, तो हमें पूरी तरह से कैसे सरकार से बेदखल किया जा सकता है। लेकिन तब के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने इस बात पे हामी नहीं भरी और तालिबानियों को सरकार में हिस्सेदारी नहीं दी। इसके कारण तालिबानियों ने पूरे अफ़गानिस्तान में बहुत ही क्रूर रवैया, वैसे उनकी पहली सरकार में भी बहुत उनका रवैया क्रूर था। उनकी सरकार कह सकते हैं डिक्टेटर टाइप की थी। लोगों को सामने ही फांसी दिया जाता था, उनको उनके गले उतार जाता था तलवारों से, उनको बीच सड़कों पर भून दिया जाता था। महिलाओं के लिए उतनी आज़ादी नहीं थी। उन्हें घर से निकलना, उन्हें नौकरी करना, कुछ भी तालिबानियों को मंजूर नहीं था। तो इसलिए भी हामिद करज़ई की सरकार चाहती थी कि अगर ये दोबारा सत्ता में आ गए तो फिर ये वही सब शुरू कर देंगे। इसीलिए पहले तो हामिद करज़ई ने हामी नहीं भरी। फिर बाद में जब वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी बने तो उन्होंने भी तालिबान को सरकार में हिस्सेदारी नहीं दी। तो तालिबान इसी के लिए लड़ रहा है कि उसे सरकार में हिस्सेदारी दी जाए। 20 साल से तालिबान की लड़ाई लगातार लड़ी जा रही है। तालिबानियों ने लड़ी है लड़ाई सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी पाने के लिए। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार की भी गलती है और तालिबानियों की तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हम इसी तरह के और भी वीडियोस तालिबान के ऊपर भी बहुत सारे बिंदु डिस्कस करने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।